जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज के इस सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के सिलेक्टेड प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ध्यान दीजिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, क्लास में आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाएगा, थ्योरी के साथ बताया जाएगा डिटेल्स में, तो उसको ज़रूर सुनिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? बाजरा, मक्का, चावल या फिर डी गेहूं? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो याद रखिएगा चावल। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, चावल। लेकिन विश्व का पूछे मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो गेहूं। ठीक है, विश्व में पूछे गेहूं, लेकिन भारत का क्या है? चावल। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मक्का की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बनता है, मक्का जो है भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में मक्का जो है पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। भारत में सबसे अधिक चावल पूछे कहाँ पर उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है शीतोष्ण कटिबंध। आंसर क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 2 डेट याद रखिएगा, एक 22 दिसंबर और दूसरा है 21 जून। तो 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ये हमारा अर्थ है, अगर बीच से इसको काटेंगे तो ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, किस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है? तो यह है 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? झारखंड में। झारखंड में कौन सा एरिया है? तो वह है दामोदर घाटी क्षेत्र, जहाँ पर सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी लकड़ी शिल्प और मुस्क बुद्धि चावल को जीआई टैग मिला है? बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश का जो चिकरी लकड़ी शिल्प है और मुस्क बुद्धि चावल, इसको जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको एक्टिव में बदलना है। तो जिस प्रकार से एक्टिव को पैसिव में बदला जाता है, उसी प्रकार पैसिव को भी एक्टिव में बदला जाता है। तो मी को सबसे पहले आगे करेंगे तो क्या बनेगा? आई। तो डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए, बी और सी की बात करें तो सी ऑप्शन में वाज है। अगर एक्टिव वॉइस में वाज है तो पैसिव में बनता है वाज बीइंग। क्या बनता है? वाज बीइंग। लेकिन यहाँ पे बीइंग तो है नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचा ए और बी। तो वाज का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब जो एक्टिव वॉइस है वो होना चाहिए पास्ट टेंस में। यहाँ पे देख सकते हैं कैच लिखा हुआ है, V1 प्रयोग है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी होगा नहीं। तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन, आई काउट हिम रेड हैंडेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था, और बंगाल का भी विभाजन लॉर्ड रिपन ने ही किया था। लॉर्ड रिपन की बात करें
तो इसने 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लेकिन भारत में पहली जनगणना पूछे तो 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। साथियों, क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो आपको ध्यान से सुनना है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। और जो भी बता रहे हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा कहाँ पर, एप्लीकेशन पर। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बिहार का राजकीय प्रतीक कौन नहीं है, तो राजकीय वृक्ष पीपल दिया है, बिल्कुल सही है। राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी गोरैया है, राजकीय नदी गंगा नहीं है, गंगा राष्ट्रीय नदी है ना कि राजकीय नदी है। तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। गंगा नदी की बात करें तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई पूछा जाता है, तो 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है बिहार में। ऐसे ओवरऑल की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नदी बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। अच्छा, गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आएगा भी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या है। सामान्य तत्व है, संक्रमण तत्व है, क्षार धातुएं हैं या फिर लेंथेनॉइड्स है। तो साथियों, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व जो है ये क्षार धातुएं हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, आधुनिक पीरियोडिक टेबल की बात करें, टोटल कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त है और समूह कितने हैं, 18 समूह, जिसको ग्रुप बोला जाता है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था। कब, 1913 में। और इस आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या था, तो परमाणु क्रमांक। आगे देखिए, महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण, यानी ज्वार भाटा जो होता है इसका उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ऐसा होता है। चलिए हिंदी का क्वेश्चन देखिए, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइए, गूलर का फूल इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु। आगे देखिए, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 10 का छात्र है और अपना अनुपस्थिति ने एब्सेंट किया था, तो उस हिसाब से दंड लगा था। तो दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखता है, तो उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आवेदन पत्र। क्या होगा, बी वाला, ये आवेदन पत्र की कोटि में आएगा। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है एग्जाम में। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, तो इसका सही जवाब है नीचे दाहिनी ओर। ठीक है, याद रखिएगा, नीचे और किस ओर, दाहिनी ओर, राइट साइड में आएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सी है। बताइए, पार्श्विक व्यंजन, तो यहाँ पर हो जाएगा ल क्या है आपका, पार्श्विक व्यंजन है। आगे देखिए, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पे प्रत्येक का अगर संधि विच्छेद करें तो होता है प्रति जोड़ एक, तो उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के आगे लगता है, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता, यदि स्पर्श कोण बताइए। तो कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं, बराबर नहीं होगा, 90 डिग्री से बड़ा। डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया है। चलिए आगे देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चालन में, संवहन में, विकिरण में या फिर दोनों। तो साथियों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए चालन एवं
संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए चालन एवं संवहन। ठीक है, चालन एवं संवहन। तो ए ऑप्शन में चालन है, बी ऑप्शन में संवहन है, तो दोनों आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विकिरण की बात करें जो सी ऑप्शन में दिया है, तो विकिरण के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता है। जैसे निर्वात में सूर्य से आने वाले विकिरण हम तक पहुंचती है, उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण में ऊष्मा प्रकाश के वेग से गमन करता है। ठीक है, अगर पूछे विकिरण में ऊष्मा जो है किस वेग से गमन करता है, तो प्रकाश के वेग से। निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? तो निर्वात में किसी वस्तु का स्वतंत्रता पूर्वक गिरना एक समान त्वरण से गति का प्रकरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। देखिए, यदि वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है तो एक क्वेश्चन बनता है, तो महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, शून्य होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, यदि वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है तो महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है? ये शून्य होता है। आगे देखिए, लैटिन भाषा में सदिश शब्द का मतलब क्या है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। तो लैटिन भाषा में सदिश शब्द का अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ होता है वाहक। क्या होता है? वाहक। और सदिश का उदाहरण क्या क्या है? तो वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, कोणीय त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशि का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, ईस्वी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? बताइए, क्वेश्चन 19 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। ईस्वी सन जो है ये शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? तो 78 वर्ष पीछे माना जाता है। अच्छा, शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कब? 78 ईस्वी में, ये बता चुके हैं। और शक संवत पर ही राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। एक होता है विक्रम संवत, तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC में किया गया था। 57 ये BC में चलाया गया था। एक पूछा था गुप्त संवत, जो कि 319-20 ठीक है AD में चलाया गया था, 319-20 के आसपास। चलिए आगे देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है, और इसकी स्थापना 1894 में लुसाने नामक स्थान पर ही किया गया था। उसी प्रकार यूएनओ का पूछा जाता है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए। तो इन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संचालन कमान और यहाँ पर मुख्यालय दिया है। तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, मध्य वायु कमान, पश्चिम वायु कमान। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सुमेलित कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय मुंबई में है, ये गलत है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर में है, न कि मुंबई में। बाकी पूर्वी वायु कमान शिलोंग दिया हुआ है, पश्चिमी वायु कमान का दिया है दिल्ली। ठीक है, पश्चिमी वायु कमान का दिल्ली दिया हुआ, ये भी सही है। मध्य वायु कमान का यहाँ पर क्या दिया है? इलाहाबाद। ठीक है, वायुयान को कितने कमानों में बांटा गया है? तो क्वेश्चन हम आपसे पूछे भी थे यूट्यूब पर, 7 कमानों में। ठीक है, वायुसेना को 7 कमानों में बांटा गया है। इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है? बताइए, वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होगा? इसका भी थ्योरी के साथ नोट्स दे चुके हैं एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, विकल्प के हिसाब से बता रहे हैं, अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा विकल्प के हिसाब से। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। परावैंगनी विकिरण की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, रिटर ने किया था। रिटर ने परावैंगनी विकिरण की खोज किया था। दृश्य विकिरण की खोज किया था न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। गामा विकिरण आप सभी जानते हैं, गामा विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? लगाइए, आंसर लगाइए फटाफट से। याद रखिए, कपाल में टोटल 8, खोपड़ी में पूछे 29, फेस में पूछे 14, कान में पूछे 6, एक कान में 3, दूसरे कान में 3।
भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? तो ये सब क्वेश्चन हो चुका है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये भारत में सबसे अधिक विद्यमान है। ठीक है, ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। आगे देखते हैं, जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। तो जल स्रोतों में प्रदूषण जो है किस कारण से बढ़ता है? तो ये पेस्टिसाइड से बढ़ता है। ठीक है, पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं हिंदी में कीटनाशक, ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी क्या होता है? कीटनाशक होता है। अच्छा, सबसे शुद्ध जल किसका माना जाता है? तो वर्षा का जल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बताइए, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। ताशकंद किसकी राजधानी है? किस राज्य की यानी किस देश की राजधानी है? चलिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत, नाम लिख देते हैं अशगाबत, ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? दुशानबे, दुशानबे ताजिकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, कहाँ पर है? अस्ताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? बताइए, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था किस दिन? इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, गुड फ्राइडे के दिन। ठीक है, गुड फ्राइडे के दिन। ईसाई धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ईसा मसीह को ही माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल। क्या है? बाइबिल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? चलिए बताइए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। पूरा डेट है 18 जनवरी 1927। तो 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया। अच्छा, जो नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है वो कब हुआ है? तो 28 मई 2023 को। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए आगे देखिए, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? बताइए, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? सभी ऑप्शन को अच्छा से देख लीजिए। तो इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, राइबोसोम की खोज किया था किसने? तो पैलेडे ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो इन्होंने राइबोसोम की खोज किया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम पर शोध के लिए ही वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? चलिए, एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग टाइम की बर्बादी ना करें। तो कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर है? तो ये है कांडला बंदरगाह। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है और ये गुजरात में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें, ये तमिलनाडु तट पर स्थित है। और हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? तो याद रखिएगा 7 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी आवश्यक होते हैं। वॉलीबॉल में पूछे 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में पूछे 9 खिलाड़ी और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों में 11। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इसको याद रखिएगा HCF से। H से हॉकी, C से क्रिकेट, F से फुटबॉल और यहाँ पर H बन रहा है, देख सकते हैं ये 11 के समान दिख रहा है, यानी कि HCF में इतना याद रखना है 11 खिलाड़ी।
वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? तो वॉलीबॉल में एक सेट 15 पॉइंट का होता है। कितना? 15 पॉइंट का। वॉलीबॉल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। चलिए आगे देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है HTTP का मतलब क्या है? बताइए, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था, बताइए किसके द्वारा? तो देखिए, भारत में स्वराज आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास की बात करें, इसी के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा पूछे तो ये दर्रा जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोरघाट दर्रा पूछा जाता है, ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी के तट पर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महानतम शासक था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऐहोल अभिलेख। पूछा जाता है ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है ऐहोल अभिलेख। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो बता चुके, नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। बाकी महानदी मध्य प्रदेश से निकलती है। पुरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो पुरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है अग्नि की खोज। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, चाक का प्रयोग हो गया। धातु का प्रयोग ये किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था चाक का प्रयोग, धातु का प्रयोग। एक पूछा जाता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म औजारों का काल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भी बता रहे हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। जो नंबर लिखा है हमने उस पर मैसेज कीजिए। अच्छा, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। ठीक है, जिसका उल्लेख पुरा पाषाण काल में मिलता है, कुल्हाड़ी का उल्लेख। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो हिसाब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चले तो दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। बाकी काली मिट्टी के बारे में कई बार बता चुके हैं। इसमें सबसे अधिक किसकी खेती होती है? कपास। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है, कहाँ पर? भारत में ड्राई फार्मिंग जो है कहाँ पर देखने को मिलता है? कन्नड़ के मैदानों में। कहाँ पर? कन्नड़ के मैदानों में। कन्नड़ का मैदान कहाँ देखने को मिलेगा? तो कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। कोरोमंडल का मैदान कहाँ पर है? तो ये भारत का पूर्वी तट है, कोरोमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उसे ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लें, ताकि एक भी दिन आपसे क्लास मिस ना हो। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, गर्म तथा आर्द्र। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु गर्म तथा आर्द्र है। भारत विश्व का सबसे अधिक मसाला उत्पादन करने वाला देश है। और भारत में सबसे अधिक कहाँ पर होता है? केरल। केरल राज्य को गर्म मसालों का राज्य कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? ये हो जाएगा रेयॉन।
ठीक है, रेयॉन। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर मुनीराम सकलानी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? बताइए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल पद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 153 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, और इसी उर्वशी रचना के लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी की बात करें तो वैदिक काल की सबसे प्रसिद्ध परी थी उर्वशी। अच्छा, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। भारत भारती पूछा जाता है, किसकी रचना है? भारत भारती। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। कामायनी पूछे किसकी रचना है? ये कई बार पूछा गया है कामायनी, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक होता है आंसू, आंसू, ठीक है, आंसू, लहर, ये सब रचना जयशंकर प्रसाद की है। अच्छा, यामा किसकी रचना है? यामा, तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? समय बर्बाद नहीं करेंगे, तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, बताइए किस अवस्था में? तो बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जाता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो यह है पार्श्वनाथ। कौन हो जाएगा? पार्श्वनाथ। ठीक है। अच्छा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछे तो क्या है? सर्प है, सर्प। और पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। सत्य, अहिंसा, तीसरा कौन था? अस्तेय। ठीक है, अस्तेय। और चौथा शायद था आपका अपरिग्रह, अपरिग्रह। तो पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 4 सिद्धांत दिए थे, और इसी में से एक 5वां सिद्धांत किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने। तो यही वाला पूछा जाता है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया उपदेश में 5वां क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने। कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कल्हन की राजतरंगिणी से ये पता चलता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बौद्ध परंपरा की बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। तो चलिए आज का सेट यहीं पर कंप्लीट आपका होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और जिनको भी नोट्स चाहिए तो ये 9631887058 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें केवल नोट्स चाहिए।